डेली करंट अफेयर्स की आज की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 23 जुलाई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का, तीनों खबरों का संकलन होगा। और अगर आप बिहार के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आगामी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे सेशन को आप लोग ध्यान पूर्वक फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर इस सीरीज की विशेषता है कि ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। नो डाउट यहाँ पर अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करेंगे तो दूसरे सोर्स पर बिल्कुल आपको आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कथन वाला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन आपसे पूछा गया है, मतलब है यहाँ पर प्रश्न में कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये भारत में किया जाएगा। अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए अब उसके बाद दूसरे कथन पे आते हैं। यह प्रतियोगिता जो ये हैदराबाद के गांधी मोहन चंद बाल योगी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। लेकिन तीसरा जो कथन आप देख रहे हैं, इस विश्व कप का जो आयोजन है ये वर्ल्ड कबड्डी नामक संस्था द्वारा किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। एक्चुअली इस प्रश्न के आधार पर अगर हम कथन 3 को देखते हैं तो ये कथन 3 बिल्कुल असत्य है। ये प्रश्न एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है और यहाँ पर देखिए मैंने जो जिस प्रकार से प्रश्न को आपके बीच रखा है, जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा। आइए इसको हम समझते हैं कंफ्यूजन क्या है। फिलहाल यहाँ पर कथन 1 और 2 सत्य है, तो केवल यहाँ पर 1 और 2 यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं जो यहाँ पर उसका हमने पूरा का पूरा वर्णन किया है। कबड्डी विश्व कप की बात करें तो इस समय आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा विश्व कप का आयोजन होता है और वर्ल्ड कबड्डी संस्था द्वारा इसका आयोजन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी, जबकि वर्ल्ड कबड्डी की स्थापना 2018 में हुई थी। तो दोनों का स्थापना भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपके बीच हमने रखा है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा जो कबड्डी विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कबड्डी कप का जो आयोजन किया जाता है ये पहला संस्करण 2012 में पटना में जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कंकड़बाग में यहाँ पर आयोजित हुआ था और विजेता बना था अपना भारत। ये ध्यान रखिए ये पहला संस्करण था, जबकि दूसरे संस्करण को लेकर बाकायदा ये घोषणा भी हुई थी और समझौता भी हुआ था और ये जानकारी हमने आपको पढ़ाया भी था, दिया भी था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया अपडेट निकल कर आया है। देखिए दूसरा संस्करण को ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 10 जून 2025 को राजगीर बिहार में आयोजित होना था, लेकिन अब इसका जो आयोजन है ये हैदराबाद के गांचीबौली स्थित गांधी मोहन चंद्र बाल योगी इंडोर स्टेडियम में 3 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो जगह है, जो मेजबानी थी बिहार, मतलब बिहार के पास, अब बिहार को लेकर यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेजबानी नहीं करने जा रहा, ये शिफ्ट हो चुका है कहां पर, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये इसका खास करके बात अगर हम करें इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के संदर्भ में तो ये इसका दूसरा एडिशन है जो बिहार में ही आयोजित होना था। हालांकि पहला वाला बिहार में ही आयोजित हुआ था 2012 में, लेकिन अब ये हैदराबाद में होगा। आई होप कि ये यहाँ पर क्लियर है। लेकिन अगर हम वहीं पर दूसरी ओर बात करें, वर्ल्ड कबड्डी के द्वारा ये एक खास करके संस्था के रूप में अस्तित्व में आया था 2018 में। तो इसके द्वारा कबड्डी विश्व कप का जो पहला संस्करण था 2009 नहीं बल्कि 2018 में तो ये अस्तित्व में आया था। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। 2019 में मलेशिया में आयोजित हुआ था पहला संस्करण। फिर दूसरा संस्करण की बात अगर हम करें तो 2025 में वेस्ट मिडलैंड से यूके में ये आयोजित हुआ। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि दोनों संस्करण का जो खिताब है ये भारत ने अपने नाम किया है। यहाँ पर ये चीजें ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, हम बात कर रहे हैं महिला कबड्डी की। यहाँ पर प्रश्न में एक बार नजर डालिए, यहाँ पर हमने मेंशन किया है महिला कबड्डी विश्व कप, तो महिला कबड्डी की ही यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है। तो इस चीज को समझना, ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं बिहार के संदर्भ में। चूंकि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई, अभी रिसेंटली 19 जुलाई को एक दिवसीय आयोजन था इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
पटना में ही ये आयोजित हुआ था। बिहार के इतिहास में ये पहली बार आयोजित हुआ। पिछले क्लास में इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, तो इन बातों को ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त हमने आपको ये भी बतलाया था कि यहाँ पर जो खास करके पदक तालिका है उसमें बिहार के खिलाड़ी ने कहां कहां पर, मतलब कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन सा यहाँ पर पदक जीता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल हमने विस्तार में आपको बतलाया था। और इसके अतिरिक्त रिसेंटली बिहार में कई और प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है, जैसे 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप और उसके अतिरिक्त सेपक टकरा विश्व कप और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये सभी प्रतियोगिता बिहार के इतिहास में, ध्यान रखिएगा, पहली बार आयोजित हुई है। एक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां पर अगला प्रश्न आपके बीच है, क्योंकि आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई के संदर्भ में एक प्रश्न बिहार के इतिहास को लेकर यहां पर आपके बीच हमने रखा है। क्योंकि अभी बात करें 2025 में विधानसभा चुनाव आयोजित होना है, तो इस लिहाज से मुझे लगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, 23 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में किन्हें निर्विरोध चुना गया था। जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि राम दयालु सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, बीपीएससी का अब ये पैटर्न बन चुका है कि कोई भी चीजें अगर खबरों में रहती है तो करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पुराने तथ्यों से रिलेट करके वो चीजें पूछी जाती हैं। तो यहां पर ये एक प्रश्न जो है आप इसे बिहार जीके की भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए यहां पर इसको हम देखते हैं, समझते हैं। फिलहाल विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बिहार विधानसभा भवन को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो ध्यान रखिएगा 243 सीटें हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 75 सीटें हैं, और वहीं पर राज्यसभा यानी कि स्टेट काउंसिल में 16, जबकि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल में 40 सीटें हैं। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखिए। अभी 18वां लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ था, कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। आइए अब यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों में यहां पर हम चीजों को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ था, और इसी के तहत 1937 में यानी कि 2 वर्ष पश्चात बिहार विधानसभा का भी गठन हुआ था। और इसी वर्ष आपको ध्यान रखना है 23 जुलाई 1937 को राम दयालु सिंह को बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर निर्विरोध चुना गया था, और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मतलब रहने वाले थे एक्चुअली में। हम बात कर रहे हैं राम दयालु सिंह की। 23 जुलाई आज ही के दिन 1937 में ये बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर बने थे। हालांकि वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, तो नंदकिशोर यादव हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये किस दल से है, किस राजनीतिक दल से, तो भाजपा यानी कि बीजेपी से। तो इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, उसे हम देखते हैं। 1935 को लेकर जो अभी हम बात कर रहे थे भारत सरकार अधिनियम की, जब ये 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ जिसके तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। अब यहां से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1937 में बिहार में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और परिणाम स्वरूप आपको बता दूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण सिंह, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जब ये शब्द यहाँ पर ऐड हो जाता है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या फिर मनोनीत, इन सारे मतलब जो शब्द हैं इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर अगर हम निर्वाचित की बात करें तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता था, एक्चुअली उसको प्रीमियर कहा जाता था। मुख्यमंत्री शब्द का जो प्रचलन है भारत में वो 1947 के आसपास से मतलब देखने को मिलता है, लेकिन आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री शब्द जो है भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद से ये प्रचलन में आया था। इस चीज को ध्यान रखिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डाक टिकट है, भारत सरकार ने 2016 में इसे जारी किया था। और एक जानकारी यहाँ पर ये दे दो कि श्री कृष्ण सिंह जो खास करके बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक 14 बार गांधी मैदान में झंडा फहराने का रिकॉर्ड इनके नाम था।
लेकिन अब बात करें, ये रिकॉर्ड है, टूट चुका है। मतलब जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है नीतीश कुमार के नाम। 18 बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अपने दम पर बिहार में, मतलब अपनी पार्टी के दम पे, अपनी पार्टी के बदौलत बिहार में एक भी बार सरकार उनकी नहीं बनी है। वो मतलब गठबंधन के साथ ही मतलब वो पूरा जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ू आदमी है। और यहां पर आपको वो चीजें मैं बता रहा हूं, 18 बार झंडा फहराए हैं बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि बिहार से संबंधित तथ्यों की हम बात कर रहे हैं, तो एक जानकारी देना आप सभी को अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि सर जो भी पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकायदा ये चीजें हमने कई दफा प्रूफ भी आपको दिया है कि यहां से प्रश्न डायरेक्टली और सारे के सारे बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जनवरी से दिसंबर 2024 का ये एक ई बुक लॉन्च हुआ था। इसमें नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 160 पेज था। बिहार स्पेशल का ये खास करके करंट अफेयर्स था और पूरा डिटेल संग्रह के साथ, मतलब पूरी विस्तृत जानकारी जैसा यहां पर हम क्लास में डिस्क्राइब करते हैं आपके बीच, वो तमाम चीजें विद इमेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अभी पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर 11 प्रश्न बिहार का करंट अफेयर से संबंधित था। केवल एक प्रश्न जो हालांकि बहुत पुराना था, कुछ करंट के पॉइंट से मतलब रिलेट करके पूछा गया था, 2015 का वो था, मतलब उस तरह से। तो 10 प्रश्न डायरेक्टली यहां से आपको देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित रहा। जो लोग इसे पढ़े होंगे, गहन अध्ययन किए होंगे, बहुत हेल्प उनको मिली होगी। एकमात्र पीडीएफ से इतना सारा प्रश्न बनना बहुत ही बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। इसी का एक अगला वर्जन जो है 2025 का अर्धवार्षिकांक जनवरी से जून तक का, ये अब लॉन्च हो चुका है। हालांकि कुछ में पहले ही लॉन्च हुआ है, आपको ये जरूर डाउनलोड करना है। अगर आप में से कोई अगर ये दोनों को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। करंट अफेयर्स के कोर्स के तहत जाके उसे परचेज कर लीजिए। वहां पर एक नाम मात्र की फी पर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ और ई बुक वाला सेक्शन है वहां पर जाके केवल और केवल 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये एक कॉम्बो है, इसमें दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें आप पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जनवरी से जून वाला पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये पहले मत पढ़िएगा, पहले इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ में बात करें तो कुछ डेटा आपको पुराना दिखेगा। डेटा इन द सेंस जो खास करके नियुक्तियां हुई है, खास करके कुछ प्रमुख पदों पे, मतलब खास करके ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बिहार के राज्यपाल, मतलब वो नियुक्त हुआ है, मतलब नया बना है, आरिफ मोहम्मद खान अभी है। उससे पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। और बिहार खास करके अगर बिहार नहीं बल्कि पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का भी पद बदला गया है। मतलब ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इसको मतलब ध्यान रखिए। हालांकि ये वाला अपडेटेड है, यहाँ पर वो तमाम चीजें इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि ऐसा संग्रह, मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ, ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरा ढूंढ लीजिए बिहार स्पेशल का, ये आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल है, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान रखिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक किस भारतीय बैंक को घोषित किया गया है? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए भी आप लोगों को बताई जाती है क्योंकि आप लोग सही जगह पर रहिए, भटकिए मत। हजारों रुपये कोचिंग क्लास में आप लोग खर्च करते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, जब यहां पर मैं चीजें फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। बस एक मेहनत का चार्ज आपसे लिया जा रहा है पीडीएफ का, जो कि समझिए कि काम होता है, उसमें मतलब लोग लगे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज स्वाभाविक है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो वही एक नाम मात्र की फी है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन हमारी है। हम यहाँ पर चीजें आपको बेहतर देंगे, बस आपको क्या करना है, मेहनत से चीजों को तैयार करना है। देखिए, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का जो पुरस्कार है, अभी एसबीआई को दिए जाने की घोषणा हुई है, लेकिन अक्टूबर महीने में ये दिया जाएगा। वो तमाम बातें यहां पर लिखी है हमने। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने 2025 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का खिताब भारतीय स्टेट बैंक को मतलब दिया जाएगा। ये यहाँ पर मतलब खास करके घोषणा हुई है। यह सम्मान एसबीआई को ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, ग्राहक सेवा और समावेशी वित्तीय पहुंच उपलब्ध कराने के लिए मिला है। दरअसल यहाँ पर एसबीआई ने वॉइस बेस्ड बैंकिंग और एआई आधारित ग्राहक समर्थन और डिजिटल लेन देन की सरलता के माध्यम से बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाया है। जो बैंकिंग प्रक्रिया है उसे सुगम और खास करके यहाँ पर एकदम सरल उसे कर दिया है।
इस दिशा में इस चीज को ध्यान रखते हुए ये घोषणा हुई है। और पुरस्कार जो है 18 अक्टूबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका में यहाँ पर आयोजित होने वाली है विश्व बैंक की वार्षिक बैठक, इसी दौरान यहां पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक नामक वार्षिक कार्यक्रम में एसबीआई के अध्यक्ष श्री CS शेट्टी को प्रदान किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब इन सब बातों के अतिरिक्त चूंकि बात यहां पर हो रही है एसबीआई की, तो भारत में अगर हम बात करें बैंकिंग के इतिहास की तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए यहां पर इसको समझते हैं। देखिए, भारत में संगठित बैंकिंग प्रणाली की जो नींव रखी गई थी वो 19वीं शताब्दी में रखी गई थी ब्रिटिश भारत में। इस दौरान भारत में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मद्रास कार्यरत थे, जो खास करके प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। यहां पर ये खास करके स्थापित किया गया था, खास करके सफल संचालन को इसको लेकर तीनों प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अब यहां पर सवाल यह है कि इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी कि ये कब अस्तित्व में आया था। तो 27 जनवरी 1921 को इन तीनों को मिलाते हुए एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसके बाद 1955 में 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम मिला भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसे एक पूर्ण सरकारी बैंक में परिवर्तित किया गया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक का जो कार्यालय है आप यहां पर यह तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रीयकरण को लेकर जो हम बात करें 1955 में हुआ था, ये कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो तमाम चीजें ध्यान आप लोग रखेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिहार में सबसे पहले किस बैंक ने अपनी शाखा खोली थी और वो कहां पर खोली थी? इस सीरीज में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अगर आप कर लेते हैं 1 से 2 बार तो वो आपको लंबे समय तक याद हो जाती है। तो जितनी भी चीजें यहां पर आप पढ़ते हैं क्लासेस के माध्यम से, तकरीबन पिछले 4-5 वर्षों का ये सभी क्लासेस का आपको ऑनलाइन टेस्ट, चाहे वो डेली बेसिस पर हो, आपको मंथली बेसिस पे हो, वो सभी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा एकदम फ्री में। आप वहां पर जाइए, प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, निश्चित तौर पर बहुत हेल्प होगी। अच्छा, 71वीं बीपीएससी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसको जरूर ले लीजिएगा। इसमें तमाम मटेरियल आपको मिलेंगे बीपीएससी एग्जाम के लिए, और टेस्ट सीरीज भी संचालित जो हो रही है इसका भरपूर आप लाभ उठा पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि तैयारी का स्तर आपका क्या है। चलिए आते हैं अगले चौथे नंबर प्रश्न पे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ये नाम बदला है, या फिर घोषणा एक्चुअली हुई है, राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की जा चुकी है? देखिए, राइट जो आंसर है, इस्लामपुर का नाम बदलकर अब ईश्वरपुर किया जाएगा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, 18 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने की घोषणा की है। अब आगे यह है कि केंद्र सरकार से या फिर केंद्र सरकार द्वारा इस पर अंतिम मोहर जो है वो लगना, यानी कि स्वीकृति देना, मंजूरी देना वो बाकी है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपनी मंजूरी इसे दे चुकी है। आइए इसको लेकर कुछ और बातों को हम डिटेल में समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी महाराष्ट्र में कुछ वर्षों में अगर हम देखें जो नाम बदले गए हैं, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है आपको याद रखना। जैसे औरंगाबाद का नाम कुछ पहले बदला गया था, ये खास करके जो केंद्र से मंजूरी मिली 24 फरवरी 2023 को। यहां पर देख सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर किया गया था इसका नाम। उस्मानाबाद जो जिला है इसका नाम बदलकर धाराशिव किया गया था, और मंजूरी मतलब इसी तिथि को मिली थी 24 जनवरी 2023 को। ये औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में एक जिला है और उस्मानाबाद भी। अच्छा, इसके अतिरिक्त अहमदनगर जो जिला है इसका नाम बदलकर अहल्याबाई नगर या फिर अहल्या नगर किया गया, और केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी 5 जुलाई 2024 को। आई थिंक ये जिला नहीं है, ये एक शहर है, ये ध्यान रखिएगा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। फिलहाल ये ध्यान रखिए, अहमदनगर का नाम बदलकर ये किया गया था अहल्याबाई नगर। अभी इस्लामपुर वाला आपको ध्यान रखना है सांगली जिले में है, और ईश्वरपुर करने को लेकर घोषणा हुई है, यानी कि जुलाई 2025 में राज्य सरकार से अनुमोदन मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। ये यानी कि अप्रूवल, अनुमोदन यानी कि अप्रूवल। तो ये चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, औरंगाबाद नाम का अगर हम जिला की बात करें तो पूरे भारत में औरंगाबाद नाम का अब तक 2 जिला था, एक महाराष्ट्र में और एक अपना बिहार में। लेकिन महाराष्ट्र वाला जो है अब इसका नाम बदलकर हो गया है
छत्रपति संभाजीनगर, और संभाजी महाराज को आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत ने 14-15 जुलाई 2025 को चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किस प्रकार की है, किस रूप में इसकी मेजबानी की है? ध्यान रखिए, वर्चुअल रूप में, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का 4th एडिशन है। और आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये चारों संस्करण का जो मेजबानी है ये भारत ने ही किया है। यहां पर आप देख सकते हैं 14-15 जुलाई को 2 दिवसीय जो आयोजन है ये चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का ये वर्चुअल मेजबानी किसने किया है? तो भारत ने किया है। अभ्यास का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहां पर आगे अगर हम बात करें किस उद्देश्य से, तो यह अभ्यास चक्रवात यानी कि साइक्लोन और बाढ़ जैसी आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। इसी उद्देश्य को लेकर जो इसकी खास करके जो मतलब इस प्रकार के आपदाएं हैं, आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता, मतलब उससे खास करके लड़ने को लेकर अपनी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रकार से इसका आयोजन हुआ है, मतलब विशेष रूप से आपदाओं को लेकर। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का अब तक इसको मिला के 4 संस्करण आयोजित हुआ है और चारों की जानकारी यहां पर हमने दिया है और एक पॉइंट भी यहां पर हमने लिखा है और सभी की मेजबानी भारत ने ही किया है। पहला 2017 में नई दिल्ली में ये भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल बैठक था और फिर यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर सभी दर्शाया गया है और चौथा वाला जो जुलाई 2025 में हुआ ये भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित हुआ। तो ये चीजें ध्यान रखें, वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बात अगर हम यहाँ पर बिम्स्टेक की करें तो बिम्स्टेक में जो 7 इसके सदस्य देश हैं इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अपना भारत है, भारत की स्थिति को आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर ये जो पीला एरिया आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश है। बात करें हम यहाँ पर भूटान की तो ये जो रेड आपको दिख रहा है ये भूटान की स्थिति को इंगित कर रहा है। और बात करें म्यांमार की तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है बड़ा सा इस प्रकार का ये म्यांमार है। और बात करें वहां पर हम नेपाल की तो ये वाला जो एरिया है ये आपका नेपाल है, ब्राउन एरिया। फिर बात करें हम यहाँ पर श्रीलंका और थाईलैंड की तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के दक्षिणी छोर में श्रीलंका और यहाँ पर यह है थाईलैंड। ये सभी 7 इसके खास करके सदस्य देश हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अभी हाल ही में ये तो बात यहां पर रही बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की, ये चौथा संस्करण था, लेकिन अभी छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण था? तो छठा संस्करण था। यहां पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। 4 अप्रैल 2025 को ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ और नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से इसमें भाग लिए। 3 से 4 अप्रैल तक ये थाईलैंड के दौरे पर थे और विशेष रूप से ध्यान रखिए नरेंद्र मोदी का ये थाईलैंड का बतौर प्रधानमंत्री ये तीसरा दौरा था। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था। और इस बैठक का या फिर इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ये इसका 2025 का ये निर्धारित थीम था छठे ब्रिक्स नेबल के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का। अच्छा, बिम्स्टेक में कई बार एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसका निर्धारित खास करके ये फुल फॉर्म है। अब बात करें इसके बारे में, इस संस्था के बारे में, तो बिम्स्टेक जो है ये एशिया क्षेत्र में एक बहुपक्षीय संगठन है। स्थापना 1997 में हुई थी और इसके 7 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों को लेकर जानकारी हम आपको दे चुके हैं, कौन कौन सदस्य हैं, यहाँ पर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट हमने आपके बीच रखा है ये हमने कहाँ से प्रेरित होकर इसको लिखा है? क्योंकि भारत की मेजबानी में जो पिछली बार जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ये इस प्रकार का ही प्रश्न एक देखने को मिला था। G20 को लेकर डिटेल में हमने पढ़ा था और वो आपको एग्जाम में देखने को मिला। यहाँ पर जैसे बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक को लेकर बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ से प्रश्न खास करके G20 के संदर्भ में पूछा गया था। बिम्स्टेक के संदर्भ में इस पॉइंट को देखिए, ये लगभग 1.7 बिलियन लोगों को एक साथ लाता है। यानी कि जो ये सारे देशों की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1.7 बिलियन लोगों को एक साथ एक कवर करता है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 22% है और जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जो है ये $5 ट्रिलियन है।
ये फिलहाल अब तक की ये डेटा है जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। और अगर इस समय प्रेजेंट में बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत हो चुका है। ये एक बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा, भारत इसमें सबसे आगे है इस समय। अब आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में WHO द्वारा ट्रेकोमा मुक्त घोषित देश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन है कि सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जुलाई 2025 में ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन यहां पर आपके बीच है। ये कथन क्या है कि सेनेगल अफ्रीका का 9वां देश है जिसे कि यह दर्जा मिला है। तो ये भी जो कथन है यहाँ पर ये सत्य है। लेकिन जो तीसरा कथन यहाँ पर आपके बीच है, ट्रेकोमा एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है। ये आंत नहीं बल्कि आंख को प्रभावित करता है। ये देखिए, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ पर आंख अगर रहता लिखा हुआ तो इसका ये राइट आंसर होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया आंत। अब ध्यान दीजिए, विकल्प नहीं बल्कि कथन 1 और 2 सही है। तो विकल्पों में देखेंगे कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन की पहचान करना है। तो विकल्प नंबर बी, केवल कथन 1 और 2 सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जुलाई 2025 में सेनेगल को भी ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है और ये तो खबरों में है, ये सभी जानेंगे। लेकिन पूरी विश्व में अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर यह 25वां देश बना है और अफ्रीका में यह 9वां देश है जो कि खास करके ये ट्रेकोमा बीमारी को खत्म किया है या फिर इसका उन्मूलन किया है और ये मान्यता WHO की तरफ से मिल चुका है। तो ट्रेकोमा जो ये आंखों से संबंधित एक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो कि क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेकोमा के कारण लोग अंधे भी हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। बात यहाँ पर सेनेगल की हो रही है। अभी ट्रेकोमा को लेकर ये खास करके ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन इससे पूर्व 2004 में भी सेनेगल खबरों में था क्योंकि WHO द्वारा सेनेगल को गिनी वर्म रोग से मुक्त घोषित किया गया था। गिनी वर्म आखिर क्या होता है? गिनी वर्म रोग जो है एक गंभीर परजीवी रोग है जो मुख्यतः गंदा जल या फिर दूषित जल पीने से होता है, जिसमें गिनी वर्म के जो लार्वा होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे मुक्त घोषित किया गया था 2004 में। अच्छा, चूंकि ट्रेकोमा की बात हो रही है, अगर ट्रेकोमा को हम भारत के संदर्भ में WHO के दृष्टिकोण से देखें तो पिछले साल 2024 में 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया था। अभी तक कुल 25 ही देश ऐसे हैं जो कि WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है या फिर मान्यता दिया है। आई होप इतना यहां पर क्लियर है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया जारी वर्ष 2024-25 की वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से या फिर मामले में विश्व में किस स्थान पर है? ये एक्चुअली यहां पर प्रश्न है और राइट आंसर होगा भारत इसमें 8वें स्थान पर है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल द्वारा अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की पर्यटन आधारित जो आर्थिक भागीदारी है 231.6 बिलियन US डॉलर है, यानी कि अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में भारत 2023 में 10.9 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न किया था, जो कि 2023 तक 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की एक प्रकार से उम्मीद है, जो वैश्विक GDP में 11% से अधिक का योगदान देगा। इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट जो आई है, भारत जो इसमें 8वें स्थान पर है, तो यहां पर यह भी समझना है कि शीर्ष पर कौन है। तो शीर्ष पर अमेरिका है और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं पर्यटन अर्थव्यवस्था की, तो यहां पर वो हमने आगे मेंशन भी किया है 2360 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यहां पर हमने बिलियन डॉलर में ही बात किया है, तो 2360 खास करके अमेरिकी 2360 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर चाइना दूसरे नंबर पे, फिर जर्मनी तीसरे नंबर। इसमें तीन जो टॉप जो कंट्री हैं, यानी कि 3 जो शीर्ष कंट्री है वो यहाँ पर है। अच्छा, भारत के संदर्भ में पिछले रिपोर्ट की बात करें जो 2023 में आई थी, यहाँ पर 10वें स्थान पर था। 2 अंक की 2 पायदान की हमें सुधार देखने को मिलता है। भारत सरकार 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में योगदान जो है ये बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी राष्ट्रीय लक्ष्य होता है वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में योगदान बढ़ाकर 10% का लक्ष्य निर्धारित किया भारत सरकार ने। हालांकि भारत सरकार के और भी कई लक्ष्य हैं जिसका वर्णन यहाँ पर
हमने एक सूची के रूप में किया है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। ये वाला जो भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य है, यहां पर हमने लिखा है 2070 तक का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2070 है। ये चीजें एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च 2030 तक का है, ये राष्ट्रीय लक्ष्य है और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पर पहला कथन आपके बीच है कि भारत ने रायन रूर 2025 फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन के मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। अच्छा, पिछले क्लास में भी इसके आयोजन को लेकर हम आपको जानकारी दिए थे। ये कथन यहां पर जो खास करके भारत को लेकर लिखा गया है कि बैडमिंटन के मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन आपके बीच है, यह पहली बार था जब भारत ने किसी फीसू विश्वविद्यालय खेलों में यहां पर बैडमिंटन में कोई पदक अपने नाम किया है या फिर जीता है, तो ये भी कथन यहां पर सत्य है। जबकि कथन नंबर 3 की बात करें तो फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देखिए यहां पर हमने कांस्य पदक की बात किया, कांस्य पदक भारत ने जीता है, तो स्वर्ण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल ये कथन असत्य है। लेकिन अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये चाइना ने अपने नाम किया है। तो कथन 1 और 2 यहां पर सत्य हो जाता है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर होगा, केवल 1 और 2 इसमें सत्य है। आइए यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी कि PMDDKY को भारत सरकार द्वारा किस तारीख को यानी कि स्थिति को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। ये मान्यता अभी हाल ही में 16 जुलाई 2025 को दिया गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में, आपको ध्यान रखना, इस योजना की मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपए की सालाना खर्च के साथ पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है और इसमें 36 योजनाओं को जो इससे संबंधित है कृषि आदि से उसको शामिल किया है। एक चीज ये ध्यान रखिए, जो अभी हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए के सालाना खर्च के साथ इसे मंजूरी दिया गया है अगले 6 साल के लिए। यहां पर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, अगले 6 साल के लिए यह मंजूरी दिया गया है, तो ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। और इसे हाल ही में जारी 2025 का जो केंद्रीय बजट था, इसमें इसकी घोषणा भी किया गया था और इसका उद्देश्य 100 कृषि जिले का विकास करना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खास तौर पर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। नेक्स्ट है, यह योजना जो है भारत सरकार का, ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है, भारत एट 2047 के विजन के तहत कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। तो 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, भारत एट 2047, ये इसके अनुरूप भी एक बड़ा कदम देखा जा सकता है। और ध्यान रखिए, जो मंजूरी दिया गया यहाँ पर मिस हुआ है, हमने इसे मेंशन मतलब लिखा था हमने, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं है स्लाइड में, वो थोड़ा मिस हो गया होगा। तो 6 साल के लिए, 6 साल की अवधि के लिए इसे लॉन्च खास करके मंजूरी दिया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों जैसे कि जल विद्युत, सौर, पवन और परमाणु आदि से प्राप्त कर लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI प्रश्नों में रखेंगे। तो लगभग 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन को यहां पर आप लोग देखेंगे कि 14 जुलाई 2025 को ऊर्जा मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल विद्युत स्थापित क्षमता 484.8 गीगावाट हो चुकी है या फिर हो गई है। इसमें से लगभग 242.8 गीगावाट यानी कि 50% जो है ये गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, जो बातें कही गई है, देखिए भारत की जो खास करके कुल विद्युत क्षमता है वो इतना गीगावाट हुआ है और इसका अगर आधा करें, तकरीबन 50% आप बोल सकते हैं, लगभग आधा ये गैर जीवाश्म स्रोत से आती है, मतलब यहाँ पर आ रही है, प्राप्त हो रही है। और गैर जीवाश्म स्रोत में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर और परमाणु ऊर्जा शामिल है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जीवाश्म से मतलब ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा, मतलब गैर जीवाश्म, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये आधा लगभग पूरा किया है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न अराइज हो सकता है कि भारत ने 2030 तक 50% गैर जीवाश्म क्षमता का जो लक्ष्य तय किया था, अब आपको ध्यान रखना है 2030
2030 तक का ये डेडलाइन था, लेकिन लक्ष्य 5 वर्ष पूरा कर लिया, पहले 2025 में ही पूरा कर लिया, 5 वर्ष पहले ही 2025 में ये पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि आगामी एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। और ये उपलब्धि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं यानी कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दृष्टिकोण से है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये सारे कुछ लक्ष्य जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा था। अगला प्रश्न, हाल ही में मधुमक्खियों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए या फिर नियंत्रित करने वाला दुनिया का सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण ये किस देश द्वारा विकसित किया गया? उपकरण नहीं बल्कि उपकरण एक्चुअली में। तो यहां पर उपकरण की जो बात हो रही है, इसका राइट आंसर होगा चाइना ने इसे विकसित किया है। ये चीजें आपको चौंका सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, पीठ पर एक छोटी सी मशीन लगी हुई है, उपकरण लगी हुई है मधुमक्खी का। ये बड़ा सा एक इमेज है जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जुलाई 2025 में चाइना के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है और यह उपकरण सिर्फ 74 मिलीग्राम वजन का है। अब इसको ऐसे समझ सकते, अंदाजा ले सकते हैं कि मधुमक्खियों द्वारा जो वहन किए जाने वाले प्राकृतिक पराग या मधु होते हैं, जो खास करके फूलों से चूसते हैं, जो रस होता है, जो वो लेकर उड़ती है, जो अपने छत्ते तक, अपने घोंसले तक पहुंचती है, उससे भी ये हल्का कहा गया है। ध्यान रखिए, इतनी छोटी डिवाइस है, ये एक प्रकार के नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिवाइस मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और 3 सुइयों के जरिए सीधे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में विद्युत संकेत भेजकर, यानी कि खासकर यहाँ सिग्नल भेजकर उसकी दिशा व हरकत का नियंत्रण किया जाता है। वो किस दिशा में या फिर जाता है, किस प्रकार का कार्य करता है, कहाँ कहाँ विजिट करता है, वो सभी चीजें इसके माध्यम से ट्रैक हो पाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रयोग इसका कहाँ पर करने वाला है? एक अनुमान के आधार पर अगर हम देखें तो चाइना इसका प्रयोग जो करेगा आपदा बचाओ मिशन के लिए करेगा, विभिन्न देशों में जासूसी के लिए करेगा और परागकण अध्ययन के लिए करेगा, साथ साथ माइक्रो ड्रोन रिसर्च आदि इस पर होती रहेंगी। मतलब इसे और भी एडवांस करने को लेकर कार्य करेगा। तो मेनली इसमें जो है ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपदा बचाओ मिशन के लिए, लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट जासूसी कार्य के लिए। चीन की इस प्रकार की एक प्रकार की रणनीति रहती है और इस प्रकार की मतलब छोटी जीव को पकड़ पाना कितना कठिन होगा, भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो ये बहुत एक बड़ी समस्या है, चाइना ये विकसित कर चुका है। यहाँ पर एक बात ये भी मतलब खास करके चौंकाने वाला है, वैज्ञानिकों ने जो खास करके बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वैज्ञानिकों ने मतलब इसे जो तैयार किया है, इनका कहना है कि सफलता दर जो खास करके रही है वो 90% रहा है। मतलब ये जो तैयार हुआ है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और पर्सनली मुझे भी तकलीफ हो रही है। मतलब चाइना कितना तरक्की कर रहा है उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें यहाँ पर इस बात की है कि भारत के लिए नुकसानदायक हो रही है। भारत को भी इस तरह की चीजों में मतलब आगे आना पड़ेगा, नहीं तो चाइना जो है वो मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हर वर्ष, पहला कथन है, हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। जबकि दूसरे कथन में जो इसका कारण एक्चुअली दिया हुआ है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ए और आर जो है ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने 12 महत्वपूर्ण जो बिहार से संबंधित या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न थे बिहार के एग्जाम के एक्चुअली में, वो हमने देखा और पूरा डिटेल में तथ्यों को आपके बीच रखा। और ये आज की इस क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जाते रहते मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर इसे ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा वेलकम, आपको एडिशनल यहाँ पर 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और ये चीजें जो कोर्स में आपको हम दे रहे हैं आपको बहुत हेल्प करने वाली है। टेस्ट सीरीज इसमें बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी का आकलन कर पाएंगे। आप एक ही आईडी पासवर्ड से जो कोर्स परचेज करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के अतिरिक्त जो bpscmaker.com वेबसाइट है, अपने पीसी कंप्यूटर से भी सेम टाइम में दोनों डिवाइस पर लॉगिन करके आप इसको दे सकते हैं। यानी कि अगर पीसी पे टेस्ट देना है तो वहां पर दीजिए, बेहतर फील आएगा। ये चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दी हुई है, इसको जरूर मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये करंट अफेयर्स का कोर्स है, ध्यान रखिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं लग के किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बिहार में आयोजित होने वाली है,
तो इसको आप बेझिझक ले सकते हैं। तमाम चीजें डेली, मंथली, ईयरली बेसिस पर कंप्लीट वो चीजें, वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ आदि सभी चीजें प्रिंटेबल फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।